नमस्ते भारत में अब बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की, क्योंकि वहां पर शिवसेना अब टूटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल टूटने के कगार पर नजर आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक कह रहे हैं कि एनसीपी इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो क्या उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने सोची समझी रणनीति का मोहरा बना दिया? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेले 25-30 वर्ष आपण त्यांच्या विरोधात ते आपल्या विरोधामध्ये हे लढत आलेलो आहोत। मग त्याच्यानंतर हे जे काय घडलं हे सर्वांना माहिती आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विशेषतः पवार साहेबांनी ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली। त्या बैठकीमध्ये सगळं ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचे आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता भी हो ये जरूरी नहीं है। उद्धव ठाकरे जिसे जिम्मेदारी लेना कह रहे हैं, हो सकता है वो सोची समझी रणनीति के तहत उनके सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें दी हो। ठाकरे को चुनावी राजनीति और सरकार चलाने का अनुभव तक नहीं था, न ही शिवसेना में कोई ऐसा अनुभवी नेता उनका करीबी था जिसकी सलाह लेकर वो काम कर सके। ऐसे में शरद पवार की सलाह और उनके निर्देश पर सरकार चलाना ही उद्धव को सही लगा। शायद यही वजह रही कि सरकार का कंट्रोल शरद पवार के हाथ में रहा है। जरा हिस्सेदारी पर गौर कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। उद्धव सरकार में 31 कैबिनेट मंत्री हैं। 31 में 10 शिवसेना के हैं, 10 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हैं और 11 कैबिनेट मंत्री एनसीपी के हैं। शरद पवार ने सरकार का चेहरा उद्धव को बनाकर पावर की चाबी अपनी जेब में रख ली। शरद पवार ऐसे चाहते थे कि कोई ऐसे नेता मुख्यमंत्री बने जो शिवसेना चाहते थे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ वही डिमांड किया था कि ये बाला साहेब ने बोल के गया था कि हमें शिवसेना को मुख्यमंत्री होना है, तो वो डिमांड शरद पवार ने मान लिया। बाकी कांग्रेस को भी समझाया अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो ये एक गठबंधन बन सकता है जो महाआघाड़ी के नाम पे बना और उद्धव ठाकरे उसका चेहरा बना। ये शरद पवार का ही बना हुआ था। शरद पवार की पार्टी को ज्यादा पावर, मंत्रालयों में ज्यादा दखल, एनसीपी विधायकों को सरकार में ज्यादा तरजीह, यही वो वजह रही जिसने शिवसेना विधायकों को नाराज कर दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिवसैनिक प्रताप सरनाईक ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, पिछले 1.5 साल में अपनी पार्टी के कई विधायकों से मेरी चर्चा हुई। सबने कहा कि एनसीपी कांग्रेस के विधायकों का काम झटपट हो जाता है। अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवसेना विधायकों के काम नहीं होते। मतलब साफ है कि गठबंधन की जमीन पर एनसीपी ने असंतोष का बीज सरकार बनाने के बाद ही रोपना शुरू कर दिया था। इसका जिक्र कांग्रेस नेता भी करते हैं। एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी। और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था। और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी राज्य की जनता के लिए ये सरकार बनाई है। इसका मतलब ये है कि सरकार में अजीत पवार चाचा शरद पवार का एजेंडा चला रहे थे। अब सवाल ये है कि जब सरकार पर इतना बड़ा संकट आया तो उद्धव के संकट मोचक शरद पवार कहां गए? कांग्रेस के नेताओं का क्या रुख है? 22 जून को शरद पवार उद्धव से मिले। दोनों की 1 घंटे तक बातचीत हुई। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले नेता कमलनाथ 1 दिन के लिए मुंबई पहुंचे। कांग्रेस और एनसीपी गहराते राजनीतिक संकट पर कवायद तो करते दिख रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है कि शिवसेना टूटे तो टूट जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो उनका अंदरूनी मामला है और अभी भी जो है जो लोग इधर उधर गए हैं उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं निकाला है, ना ही उस पार्टी के प्रमुख ने जो है उन लोगों को पार्टी से निकाला है। तो उनकी संख्या जो है
उतनी है जितना जब गवर्नमेंट फॉर्म किया था। शिवसेना टूटने से न कांग्रेस को फर्क पड़ेगा न एनसीपी को। अगर पार्टी टूटी तो सीधा फायदा एनसीपी को जरूर होगा। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ तो शिवसेना ने 56 सीटें जीती। इस चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने 54 सीटें जीती। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 44 सीटें मिली थी। यानी महाराष्ट्र में एनसीपी का सबसे करीबी मुकाबला अगर किसी पार्टी के साथ है तो वो शिवसेना है। ऐसे में अगर शिवसेना टूटती है तो फायदा एनसीपी को होगा। कांग्रेस राज्य में पहले ही कमजोर स्थिति में है और ऐसे में महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम एनसीपी ही रह जाएगी। अल्टीमेटली शिवसेना का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस महाराष्ट्र में वो खतरे में है। उसका एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा ये एक सवाल पैदा हो चुका है। इसलिए इसका जो मराठा जो जितना वोट बैंक है, ये अगर मराठा वोट बैंक कांग्रेस और एनसीपी के बीच में कितना हो और एनसीपी डायरेक्ट बीजेपी के साथ कन्फ्रंट करे, ये पॉलिटिकली शरद पवार को सूट करता है। लेकिन एक सत्ता राष्ट्रपति चुनाव का पहले एक सत्ता चले जाना, ये तो लिए अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा झटका है ना। अगर नतीजों को क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण और मुंबई में शिवसेना को एनसीपी से ज्यादा बढ़त मिली थी। मराठवाड़ा में शिवसेना ने 12 और एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। ठाणे कोंकण में शिवसेना ने 15 और एनसीपी ने 5 सीटें जीती थी। मुंबई में शिवसेना ने 14 और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। ठाणे क्षेत्र में शिवसेना का जनाधार बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे ही हैं। अगर शिवसेना टूटी तो मुंबई रीजन की ही मजबूत पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि 23 जून की दोपहर हुई बैठक में जो 13 विधायक मौजूद रहे उनमें ज्यादातर मुंबई रीजन से ही चुनाव जीते हैं। अब समझा जा सकता है कि सरकार में सबसे बड़ी हिस्सेदार और सहयोगी एनसीपी इस संकट को शिवसेना का अंदरूनी मामला क्यों बता रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।